Hello guys, I welcome you all to my channel. I hope your preparations are going really great and I know you are going to do amazing for your board exams. So let us continue from where I stopped. So as you remember that we did till law of supply. So today we are going to continue from there only. So please be ready with your copies and let's quickly begin. Okay? Okay. So let's begin price elasticity of supply. ओके सो हियर ऑल्सो इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास 5 केसेस होंगे. ठीक है, जहां प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का 5 वैल्यूज पॉसिबल है. सो वी आर गोइंग टू डू विद दोस फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दोस 5 केसेस टुडे. ओके सो वो 5 केसेस हमारे क्या है, एक जगह है जहां ईएस का वैल्यू जीरो होता है. ओके सो वेयर ईएस इज जीरो, दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. तो जब ES का वैल्यू जीरो होता है ना, व्हाट डू वी से कि द सप्लाई इज व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी हो, आप जितना क्वांटिटी सप्लाई करते थे आप उतना ही क्वांटिटी अभी भी सप्लाई करोगे. इट डजेंट मैटर वट एवर इज योर प्राइस. तो जब प्राइस P0 है देन ऑल्सो यू आर सप्लाइंग Q0 एंड अगर प्राइस बढ़ के P1 हो गया देन ऑल्सो आपका सप्लाई Q0 ही रहेगा. एंड सिमिलरली अगर प्राइस घट के P2 हो गया तो भी आपका सप्लाई वैसे का वैसे ही रहेगा. सो हमारा जो सप्लाई कर्व होगा गाइस, इट्स गोना बी अगेन वर्टिकल लाइन पैरेलल टू दी y axis. Okay, so this was about and also please don't forget to name the axis again and again. I am telling you, and curve को भी name करना मत भूलना. so ये curve है supply curve. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सट्रीम केस करते हैं जहां हमारा ES का वैल्यू इंफिनिटी था. इंफिनिटी का मतलब होता है कि द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक. द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जहां हमारा जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है. ओके तो अगेन हम लोग एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे प्राइस प्लॉट करेंगे. सो प्राइस P0 है, तब हम सप्लाई कर रहे हैं Q0. अब उसी प्राइस में द सेलर इज विलिंग टू सप्लाई जितना भी क्वांटिटी दे वांट टू सप्लाई. ओके सो ये हमारा ऐसा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हमारा कर्व बन जाएगा. सो लाइक गाइस यू नो, हम लोग जब डिमांड भी किए थे, डू यू रिमेम्बर कि डिमांड में भी परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक का यही डायग्राम्स होता था. सेम इधर भी है. इट्स जस्ट दैट कि सप्लाई कर्व है तो नाउ यू हैव टू ड्रॉ इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सप्लाई. ओके नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. सो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में हमारा जो ES का वैल्यू होता है वो 1 होता है. 1. तो ES का वैल्यू 1 कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. राइट. सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डायग्राम है क्योंकि मैं आपको आपके कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी इस डायग्राम में. सो प्लीज पे अटेंशन. सो देखो, जैसे सपोज प्राइस P0 है देन यू आर सप्लाइंग Q0. सो व्हेन प्राइस इज P0 यू आर सप्लाइंग Q0. अब परफेक्ट यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, जितना से प्राइस बढ़ता है उतना से ही सप्लाई भी बढ़ेगा. सो अगर मेरा प्राइस इतना से बढ़ रहा है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिस्टेंस. ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ. अगर प्राइस इतना से बढ़ रहा है और सप्लाई भी उतना से ही बढ़ेगा. द डिस्टेंस विल बी द सेम. द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम. अब इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दो. वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अ सप्लाई कर्व. नाउ द की थिंग हियर इज ऑलवेज रिमेम्बर कि आप ये जो सप्लाई कर्व बनाओगे ये आप ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे. इट्स अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. अगर तुम लोग ने ओरिजिन से नहीं बनाया, से फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा बनाया तो डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा. आपको इसको ओरिजिन से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड इट शुड बी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन passing through the origin. So it's a upward sloping straight line passing through the origin. So that's the shape of unitary. That's how unitary elastic supply curve will look like. Okay. Uh, Next, what we are saying, next we are going to do highly elastic supply, और आप बोल सकते हो relatively elastic supply.
सो रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो देन वी से कि वो हाईली इलास्टिक सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे प्राइस। ना देखो, जब प्राइस पी जीरो है तो मेरा हाइपोथेटिकली सप्लाई क्यू जीरो है। प्राइस मेरा जरा से ही बढ़ा, प्राइस मेरा जरा सा ही बढ़ा, बट कंपेरेटिवली द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मच मोर, राइट। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का डिस्टेंस देख ज्यादा है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का डिस्टेंस ज्यादा है। नाउ यू जॉइन दिस पॉइंट्स, आपको मिल जाएगा सप्लाई कर्व। अब इधर एक चीज ऑब्जर्व करना कि सप्लाई कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाई एक्सिस। सप्लाई कर्व इज स्टार्टिंग वेयर, फ्रॉम दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से सप्लाई कर्व शुरू होगा। हाँ, आपको वाई एक्सिस को इसको टच करवाना ही होगा, जरूरी है। देखो, जब आप डिमांड का बनाते हो ना, तब ये सब नहीं मैटर करता, तब हम लोग ये सब नहीं सोचते, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, फ्लैट एंड शेप होता है। बट जब आप सप्लाई वाला चीज बना रहे हो, एक तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एंड अगर इलास्टिक है तो इट विल टच द वाई एक्सिस, अगर यूनिटरी है सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एंड जो लास्ट डायग्राम है वो है रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर रिलेटिवली इन इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, देन इट विल टच, then it will touch the x axis, then it will touch the x axis। क्योंकि रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या होता है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ओके, इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। सो क्वांटिटी प्राइस, सो पी जीरो क्यू जीरो। अब प्राइस सपोज इतना से भर गया, बट क्वांटिटी थोड़ा से ही बढ़ेगा, क्वांटिटी थोड़ा सा ही बढ़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ा सा ही बढ़ेगा। So this is how the supply curve will look. Okay, it's a straight line touching the x-axis. x-axis को टच करेगा जब हम लोग रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई बनाएंगे। सो ये सब 5 केसेस था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। ठीक है, अब इसमें एक so cases में we are done with that। अब एक geometric method हुआ करता था इधर भी। So here also there is this geometric method। अब geometric method में there are 3 diagrams जो आप देखोगे। ठीक है, there are 3 diagrams। Again geometric method में भी यहाँ था on a straight line demand curve, sorry, on a straight line supply curve। Again इसमें भी 2 subdivision है, on a straight line supply curve and on a नॉन लीनियर या नॉन स्ट्रेट सप्लाई कर्व, ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व। तो जो लीनियर सप्लाई कर्व है, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व भी जिसको बोलते हैं लीनियर सप्लाई कर्व, तो उसमें 3 केसेस था। उसमें 3 केसेस था, एक जहां ईएस का वैल्यू 1 दिखाया था, एक जहां ईएस का वैल्यू लेस देन 1 दिखाया था, और एक जहां ईएस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिखाया था। तो देवर 3 केसेस, जहां 1 इक्वल टू 1 है, जहां ग्रेटर देन 1 है, जहां लेस देन 1 है। ठीक है, बट उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे। सो जो हमारा फॉर्मूला था दैट वाज हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी सप्लाई। सो इट वाज नोन एज ए बी बाय ओ बी। ए बी बाय ओ बी, क्या ये नेमिंग्स फिक्स्ड है? हाँ, इस नेमिंग्स को फिक्स रख लो। ए बी बाय ओ बी, ए बी क्या होता है? ए बी क्या होता है? ए बी इज नॉट अमिताभ बच्चन। ए बी इज हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, along the x-axis, divide by quantity supplied, divided by quantity supplied at a point, divided by quantity supplied at a point। So it's basically horizontal segment along the x-axis divided by quantity supplied at a point, divided by quantity supplied at a point। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। So quantity price, ठीक है, ए। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर जब आप सप्लाई का बना रहे हो ना, अब मैं फर्स्ट केस का बना रही हूँ, ईएस जहाँ 1 है, तो मुझे एक चीज, एक ट्रिक है, बस एक ट्रिक याद रखना। अगर ईएस 1 है तो आपको पता है कि वो ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो जब आप एक हाइपोथेटिकली एक स्ट्रेट लाइन सप्लाई का बनाओगे ना, ठीक है, उसको एक बार ज्वाइन करके देख लेना कि वो
ओरिजिन तक आ रहा है ना, वो ओरिजिन तक आ रहा है ना, उसके बाद क्या करना, एक पॉइंट मार्क करना, पॉइंट के पॉइंट के ठीक है। अब हम लोग को मेजर करना है कि इस पॉइंट के में क्या प्राइस इलास्टिसिटी है। ठीक है, सो पॉइंट के में मेरा प्राइस ओपी है, और मेरा जो क्वांटिटी है हम उसको बी से नाम कर दे रहे हैं। तो सुनो, और जहां आपने जो ये सप्लाई कर्व बनाया, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन दे के मैंने ए तक स्ट्रेच किया ना, तो वो स्ट्रेच होके उसको पॉइंट ए का नाम दे देना। पॉइंट ए का नाम दे देना जो यहाँ ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है, जो यहाँ हमारे केस में ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है। तो अब हम लोग इधर फॉर्मूला लगाएंगे, ई एस इज वॉट, ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी। अब ए बी लाइन सेगमेंट हो गया ये वाला, मैं डिफरेंट इंक से मार्क कर रही हूँ, देखना ए बी हो गया ये वाला लाइन सेगमेंट, और ओ बी भी हाइपोथेटिकली यहाँ सेम ही है, ओ बी भी वही लाइन सेगमेंट है। सो आप ए बी बाई ओ बी जब ऊपर भी सेम वैल्यू और नीचे भी सेम वैल्यू है तो आंसर क्या आएगा, 1। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ यूनिटरी इलास्टिक। तो केस 1 में हमने बताया, हमने ज्योमेट्रिक मेथड में, सी ज्योमेट्रिक मेथड में और स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व में तुमको ये बताना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है सप्लाई कर्व में उसका प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है, तो उसको बनाने का तरीका क्या है, आप स्ट्रेट लाइन बनाओ, अगर आपको ई एस इक्वल टू 1 दिखाना है, सो मेक श्योर जब वो स्ट्रेच होके आए तो वो ओरिजिन को पास करे, वो ओरिजिन के थ्रू हो। ठीक है, एंड फिर यूज द फॉर्मूला ए बी बाई ओ बी। अब जैसे जैसे कि जब मैं दूसरा केस बनाऊंगी ना, ऑटोमेटिकली द फर्स्ट केस विल बी क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, जैसे नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हाइपोथेटिकली मुझे ये दिखाना है कि ई एस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, दैट इज व्हाट, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। तो रिलेटिवली इलास्टिक में अभी हमने देखा था ना, जो रिलेटिवली इलास्टिक कब होता है, वो वाई एक्सिस को टच करता है, वो वाई एक्सिस को कट करता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व बनाएंगे, और हम लोग इस तरीके से बनाएंगे ना, इस तरीके से बनाएंगे कि वो वाई एक्सिस को कट करे, वाई एक्सिस को। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस लाइन को स्ट्रेच कर दो, एंड जहां वो वाई एक्सिस को कट करता है, जहां वो वाई एक्सिस को कट करता था, मैंने क्या बोला था, उस पॉइंट को ए नेम दे देना, ए नेम दे देना। ठीक है, अब एक पॉइंट है के जहां मुझे इलास्टिसिटी मेजर करना है। ठीक है, सो पॉइंट के का कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस ओपी है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी बी है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी बी है। अब इधर इधर यूज दिस फॉर्मूला ए बी बाई ओ बी, इधर ये फॉर्मूला यूज करो ए बी। सो ए बी हो गया मेरा ये पूरा सेगमेंट, ए बी हो गया ये मेरा पूरा सेगमेंट, हाँ कि ना। सो ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी। सो ए बी का जो वैल्यू है, ऑफ कोर्स ए बी लाइन सेगमेंट बड़ा है ना ओ बी लाइन सेगमेंट से, तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, सो ऑफ कोर्स जो वैल्यू आता है वो ग्रेटर देन 1 आता है, वो ऑब्वियस है, वैल्यू जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। सो वही हो गया जब हम लोग को इलास्टिक सप्लाई दिखाना है तो ज्योमेट्रिक मेथड में। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड में ना हम लोग अभी कर रहे हैं कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, ऑन अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व क्या क्या वैल्यूज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, और 3 वैल्यूज पॉसिबल है रियलिटी में, 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो मैंने इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 का बना दिया, अब मैं ई एस लेस देन 1 का भी दिखा दे रही हूँ। ठीक है, सो ई एस लेस देन 1 में, ई एस लेस देन 1 में, और आर वी गोइंग टू डू, एक्स एक्सिस पे वी आर गोइंग टू प्लॉट क्वांटिटी, एंड वाई एक्सिस में वी आर गोइंग टू प्लॉट प्राइस। हम लोग एक सप्लाई कर्व बना रहे, सो वी आर मेकिंग अ सप्लाई कर्व नाउ। इस टाइम जब हम सप्लाई कर्व बनाएंगे ना, इट शुड कट दी एक्स एक्सिस, इट शुड कट दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट करवाना। ठीक है, अब पॉइंट के पे मेजर करो, क्योंकि याद है जब इनइलास्टिक होता है तो एक्स एक्सिस को कट करते हैं, तो वो पॉइंट को करके पॉइंट ए आ गया जहां वो लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं अपन, और क्वांटिटी सप्लाइड तो ओबी है, दिस इज अ क्वांटिटी सप्लाइड। सो अगेन ए बी बाई ओ बी फॉर्मूला यूज करो, देखो यहाँ ए बी का सेगमेंट छोटा है ओ बी से, सो ऑफ कोर्स इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा, एज एज ए बी इज लेस देन ओ बी, एज ए बी इज लेस देन ओ बी। तो गाइज ये था ऑन अ स्ट्रेट लाइन
ऑन अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व आप कैसे निकालते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और बुक में ये 3 डायग्राम्स दिया गया था। अब ऑन अ नॉन लीनियर करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट था कि ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व हम लोग कैसे निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। तो ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व आपको क्या करना होगा, आपको एक कर्व, नॉन लीनियर कर्व बनाना होगा सबसे पहले। ठीक है, नॉन लीनियर सप्लाई कर्व, नॉन लीनियर सप्लाई कर्व यानी ऐसा, ऐसा जो स्ट्रेट लाइन नहीं है बेसिकली। अब इसमें हमें बोला है कि पॉइंट के पे आप इलास्टिसिटी मेजर करके बताओ। तो ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें एक टैंजेंट ड्रॉ करना होगा थ्रू दैट पॉइंट के। we will draw one tangent we will draw one tangent through that we will draw one tangent through that point k we will draw one tangent through that point k now see this point k lies on that tangent जो ऑफ कोर्स स्ट्रेट है, जो ऑफ कोर्स स्ट्रेट है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर रहा है जो मेरे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ऐसा इमेजिन करो, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपने टैंजेंट बनाया तो वो एक्स एक्सिस से बन रहा है। ठीक है, तो अब वही वाला केस हो गया ना पहले वाला कि स्ट्रेट लाइन बन गया, वो टैंजेंट पे भी तो वो पॉइंट के कोइंसाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट के का इलास्टिसिटी होगा ऑन दैट टैंजेंट, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, सो अगेन इधर अपन वही करेंगे, वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन तो ऑब्टेन हो ही गया, स्ट्रेट लाइन तो ऑब्टेन हो ही गया। ठीक है, सो अगेन जहां तक वो एक्सटेंड हुआ उस पॉइंट को ए नेम दे दो, और क्वांटिटी सप्लाइड बी है, ओबी है, ओबी इज अ क्वांटिटी सप्लाइड एट द पॉइंट के। ए एक्सटेंड किया, अब अगेन ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ए बी बाई ओबी, ए बी बाई ओबी। अब ए बी बाई ओबी करेंगे तो आंसर ऑफ कोर्स ए बी सेगमेंट छोटा है ओबी से, सो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। जो हमारा सप्लाई होगा वो क्या होगा गाइस, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। सो दिस इज हाउ आप नॉन लीनियर सप्लाई कर्व में डायग्राम बनाओगे, ऑन अ नॉन लीनियर सप्लाई कर्व में आप ऐसे इलास्टिसिटी निकालोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट price elasticity of supply. I hope I have made this concept very clear to you. ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स। आई एम चेंजिंग द ऑर्डर लिटिल बिट। ओके, चलो लॉ ऑफ रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स में तो एक महान डायग्राम है, जैसे कि आप लोग को पता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, राइट। सो वहां से ही शुरू करा जाए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम समझ में आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपको अगर रिलेशनशिप बिटवीन एपी एमपी आता है या रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी आता है, वो भी आंसरेबल रहोगे आप, वो भी आंसर कर पाओगे, एकदम वैसा है ये चीज। ठीक है, शुरू किया जाए डायग्राम। सो ये एक 2 पैनल डायग्राम होता है। ठीक है, अपर पैनल में आप टोटल प्रोडक्ट प्लॉट करते हो, और नीचे वाले पैनल में ना आप एपी एंड एमपी प्लॉट करते हो, एपी एंड एमपी प्लॉट करते हो। अब कॉमन मिस्टेक क्या है ना, लोग टोटल प्रोडक्ट के बदले बहुत बहुत बार टोटल यूटिलिटी लिख देते हैं, एमपी के बदले बहुत बार मार्जिनल यूटिलिटी दे देते हैं। अरे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट प्लॉट होगा, प्रोडक्ट प्लॉट होगा। ठीक है, एंड प्लीज यहाँ डायग्राम में जब प्लॉट करो ना, डायग्राम में जब प्लॉट करो, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, डोंट यूज पूरा लिख टोटल प्रोडक्ट। आई नो पेन इन योर एस, बट यू हैव टू राइट। फिर एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक उसके नीचे, ठीक उसके नीचे वी विल ड्रॉ एमपी एपी, ठीक उसके नीचे वी आर गोइंग टू ड्रॉ एमपी एंड एपी। ठीक है, मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट, ठीक उसके नीचे वी आर गोइंग टू ड्रॉ मार्जिनल एंड एवरेज product, marginal and average product. And again x axis पे we are going to plot units of labor, units of labor। ठीक है, सो ऐसे प्लॉट करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग टीपी कर्व बना लेते हैं। सबसे पहले लेट्स मेक अ टीपी कर्व। सो टीपी कर्व ऐसा कुछ, टीपी कर्व जो होता है वो ऐसा कुछ होता है, दिस इज हाउ टीपी कर्व लुक्स लाइक। ठीक है, अब
अब जिस पॉइंट पे टीपी मैक्स है उसको सबसे पहले मार्क कर लेना। जहां टीपी मैक्स है वहां से एक लाइन नीचे ले आना। वहां से एक लाइन नीचे ले आना। ठीक है, जरूर से वहां से एक लाइन नीचे हम लोग ले आएंगे। और एक लाइन आप नीचे कहाँ ला सकते हो, जहां आप देख रहे हो कि टीपी का जो ऐसा है, मतलब ये वाला पार्ट से और एक लाइन ले आओ। ये वाला पार्ट से और एक लाइन ले आओ। ठीक है। और आफ्टर आपने ये एक पार्ट ले आया, विच मीन्स आपने इस डायग्राम को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, दिस इज स्टेज 1, this is stage 2, and this is stage 3, and this is stage 3। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता है कि इसमें हम लोग एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल के एक चीज है वो मार्क करते हैं, जहां टीपी अपना स्लोप चेंज कर रहा होता है। जिस पॉइंट पे टीपी ने अपना स्लोप चेंज किया, जहां वो इंक्रीजिंग रेट से डिमिनिशिंग रेट में बढ़ने लगा, सो विच इज समवेयर। अब ये आपको ना एक टेंजेंट के थ्रू बनाना होगा, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट, मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ अ टैंजेंट। यू हैव टू ड्रॉ अ टैंजेंट। तो वही तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस पॉइंट पे वो चेंज किया। सो मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया एक्स एक्सिस से। ठीक है, एंड वो जिस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है वो टीपी, वो पॉइंट को आप मार्क कर देना एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ऐसे आपको ये पूरा टेंजेंट बनाना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप नहीं बनाओगे आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। वहां से भी ना गाइस एक लाइन नीचे ले आना। एक लाइन नीचे ले आना। अगर तुमने ये 3 चीज अच्छे से कर लिया ना, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आपका डायग्राम रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है। अब याद है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी। एमपी क्या होता है, एमपी बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर घटता है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। दैट इज हाउ एमपी बिहेव्स। इट मेक्स अ पहाड़। Okay, and it just goes below the x-axis. So अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी मैक्स होता है। तो जब हम एमपी बनाएंगे, हैव टू इंश्योर कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैक्सिमम हो जाए। उसके बाद, उसके बाद ये गिरे। गिर के जिस पॉइंट पे टीपी मैक्स है, जिस पॉइंट पे टीपी मैक्स है, उस पॉइंट पे एमपी जीरो हो जाए और फिर एमपी नेगेटिव हो जाए। सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि पहले वो बढ़ा जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में मैक्सिमम हुआ, एंड फिर वो ऐसे घटने लगा। जहां टीपी मैक्स था वहां एमपी जीरो हो गया। ठीक है। अब जहां जब स्टेज 1 खत्म होता है तो एमपी इक्वल टू एपी होता है। जब स्टेज 1 खत्म होता है तो एमपी इक्वल टू एपी होता है गाइस। सो एमपी इक्वल टू एपी एट स्टेज 1 होता है। सो जब हम ये डायग्राम बनाएंगे हैव टू इंश्योर, और एपी मैक्सिमम भी होता है। ठीक है। सो एपी भी बढ़ रहा है स्टेज 1 के एंड में, एपी इक्वल टू एमपी हो रहा है, फिर एपी इज फॉलिंग। सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई कैन से कि MP इज इक्वल टू AP, एंड AP मैक्सिमम है। AP मैक्सिमम है उस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे आपका AP मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद AP गिर रहा है। उसके बाद AP इज फॉलिंग। उसके बाद AP गिर रहा है, बट इट विल नेवर टच दी एक्स एक्सिस। इट विल नेवर टच दी एक्स एक्सिस। तो ये चीज है जो आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, यही था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम। और एक चीज जो आपको मार्क करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज दैट आउटर लाइन। हाँ, जो कि इम्पोर्टेंट है मार्क करना, आपको करना ही पड़ेगा। जस्ट, या, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सो सॉरी, दिस वाज सम मिसिंग। लाइन वो हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है। या, सो आपको एक डॉटेड लाइन, आपको एक डॉटेड लाइन बाहर से बनाना होगा ऐसे। एक 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 बोलते हैं ना, एक डॉटेड लाइन आपको बाहर से ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे एक डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा पूरा। इट विल कवर टीपी, इट विल कवर टीपी, इट हैज टू कवर टीपी।
ठीक है, हम लोग ये डॉटेड लाइन बनाएंगे। इफ हमने नहीं बनाना ये डॉटेड लाइन तो भी मार्क्स डिडक्ट होगा। सो प्लीज इसको बना देना, प्लीज इसको बना देना ये डॉटेड लाइन। ठीक है। So yes, this is the entire diagram of TP MP. Okay, this is the entire diagram of TP and MP. MP, TP, AP, that is law of variable proportion. समझ में आया? समझ में आया तो डायग्राम में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मार्क करना नहीं भूलना। ठीक है, वो टैंजेंट ड्रॉ करना नहीं भूलना, बाहर का आउटर कवर ड्रॉ करना नहीं भूलना, और एमपी एपी का जो मैंने आपको चीजों का ध्यान रखने बोला वो चीज भी आप ध्यान रखना। ठीक है। एंड हाँ, अब इसको, अब देखो आपके एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है। अब इसको LO, L1, L2 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लॉट कर सकते हो। अगेन एक्स एक्सिस में बताए बहुत स्टूडेंट्स प्लॉटिंग गलत कर देते हैं। एक्स एक्सिस में आप लेबर प्लॉट कर रहे हो, यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर। ओके। अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। सो एमपी एपी का क्या रिलेशन है? नेक्स्ट डायग्राम, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। ठीक है। अब बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा बोला जाता है कि आप ओरिजिन से शुरू मत करो, डोंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। एमपी और एपी का इफ अगर एमपी और एपी का अगर आपने डायग्राम देखा हो, अगर आपने न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा होगा, तो 0 यूनिट्स ऑफ जब लेबर था तो डैश डैश था ना एमपी एपी। और फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर में, जो फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर था उस पे एमपी और एपी का जो एमपी, अगर आपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल गो थ्रू किया होगा तो आपको ये चीज ऑब्जर्व किया होगा आपने कि इनिशियली क्या होता है, जीरो पे वो लोग एकदम सेम, जीरो पे वो लोग सब डैश होते थे। ठीक है। और वन पे एमपी और एपी सेम होता था, वन पे एमपी वॉज इक्वल टू एपी। सो दैट इज वाई बहुत सारे जगह पे ऐसा रेकमेंड किया गया कि ओरिजिन से ना शुरू करके तुम लोग फर्स्ट लेबर से इनका शुरू कर सकते हो। ठीक है। हाउएवर आप ओरिजिन से भी शुरू कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो आपको तो पता ही है कि अगर हम वैसा डायग्राम करें जहां हम अज्यूम करें कि जीरो लेवल पे, तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट प्लॉट एमपी एपी, तो फर्स्ट लेबर से वी आर स्टार्टिंग। सो यू नो एमपी और एपी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इट्स एग्जैक्टली सेम, इट्स सेम। ओके। सो पहले मैं एमपी बना देती हूँ। सो दिस इज हाउ एमपी मैक्स हुआ, फिर एमपी एमपी फिर घटने लगा, एमपी स्टार्टेड फॉलिंग, एंड उसके बाद एमपी ऐसे नेगेटिव हो गया। सो दिस इज हाउ मैंने एमपी बनाया, दिस इज हाउ मैंने एमपी बनाया। ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आपको एपी बनाना है, एपी का भी तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है, एपी का भी तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है। तो एपी हम बना लेंगे। अब एपी यहाँ जाके, जब एपी इक्वल टू एमपी होते हैं तो एपी मैक्स होता है, उसके बाद एपी जो होता है वो ऐसे गिर जाता है। सो दिस इज हाउ हम लोग ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। हम लोग ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं कि एमपी इक्वल टू एपी है, यहाँ हम बोल सकते हैं एमपी मैक्स है। और तब आप लोग रिलेशनशिप लिख देना बिटवीन एमपी एंड एपी, बिटवीन एमपी एंड एपी। ठीक है। सो यू कैन ईदर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लाइक द अबव पैनल डायग्राम। सोचो ये अबव पैनल डायग्राम, या तो ऐसे दिखा दो जीरो से स्टार्ट करके, या अगर जीरो से नहीं स्टार्ट करना क्योंकि जीरो पे टेक्निकली उनका कोई वैल्यूज नहीं होता, डैश होता है, आप नहीं निकाल पाओगे, तो दैट इज वाई फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर मार्क करके भी आप दिखा सकते हो। बेसिकली उन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर पे जो ही टीपी होता है वही एमपी होता है, वही एपी होता है। सो एमपी इक्वल टू एपी होता है इनिशियली। ठीक है। Initially, they start at the same level. Initially, they start from the same point, same point. Okay, so this is what you can keep in mind. So ये था relationship between MP-AP, अगर MP-AP का आपका डायग्राम आया तो। ठीक है। और अगर रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी आया, अगर रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी आया, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप टू पैनल डायग्राम बनाना। अगर अगर यू गेट अ रिलेशनशिप, बिकॉज यही 3 डायग्राम्स है इस पूरे चैप्टर में। अगर आपका रिलेशनशिप आता है बिटवीन एमपी एंड टीपी, देन अकॉर्डिंग टू मी इट्स प्रेफरेबल दैट इफ यू डू अ टू पैनल डायग्राम, बिकॉज उसमें यू विल बी एनी डे मोर कंफर्टेबल। ठीक है। सो यहाँ हमने टीपी प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर,
और ठीक मैंने उसके नीचे ही मैंने एमपी वाला कर्व भी बना दिया। सो ठीक नीचे ही एक्स एक्सिस पे अगेन यूनिट्स ऑफ लेबर एंड वाई एक्सिस पे हमने एमपी लिखा। ठीक है। सो जो हमारा टीपी है, तो वो टीपी तो ऐसा था दिस वॉज टीपी। और जहां टीपी मैक्स था वहां एमपी जीरो था। वहां हमारा जो एमपी था वो जीरो आता था। जहां टीपी मैक्स था वहां एमपी जीरो था। वहां एमपी जीरो था। ठीक है। अब इधर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मार्क कर दो, बिकॉज वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे वी हैव टू शो कि एमपी इज मैक्सिमम। एमपी इज मैक्सिमम, तो हमने वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मार्क किया और उसको भी अपने डायग्राम में नीचे ले आया। सो बेसिकली मेरा एमपी अब इट विल बिकम इजी फॉर मी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी मैक्स है, फिर एमपी घटा, जीरो हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है। सो इट इज जस्ट दैट अगर आपको वो फर्स्ट लॉ ऑफ वीपी का डायग्राम याद है ना, तो आप उसके बाद कभी भी बना सकते हो कैसे भी। रिलेशनशिप में भी आप टू पैनल बनाना है, आप टू पैनल बनाओ, आपको वन पैनल में दिखाना है, वन पैनल में दिखाओ। मुझे बेटर लगता है कि वी डू इट टू पैनल में, और आप अच्छे से बना पाओगे। ठीक है। Anyway, it's your comfort level. So that was all about, guys, law of returns का return chapter का diagram. Okay. Now next we begin with cost. Let us begin with cost. ठीक है। So cost chapter में like you know सबसे पहले total cost concepts है। total cost concepts. So total cost concepts में हमने देखा था TFC, TVC and TC. So आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे आउटपुट, हमेशा एक्स एक्सिस पे आउटपुट, एंड वाई एक्सिस में मैं इधर आपको टीसी, टीवीसी, टीएफसी सब बना के दिखा रही हूँ। सो जो टीएफसी होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम वाई इंटरसेप्ट। सो दिस इज वेयर टीएफसी स्टार्ट्स। टीएफसी जीरो से शुरू नहीं हो सकता, बिकॉज even at zero level of output there is some cost which is incurred, which is known as total fixed cost. So total fixed cost will always have a y intercept. ये इसको बोलते हैं y intercept, जहां x का वैल्यू जीरो है। ठीक है। अब हम लोग टीएफसी टीवीसी बनाएंगे। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। वाई? बिकॉज एट जीरो लेवल, जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट आर वेरिएबल कॉस्ट इज गोइंग टू बी जीरो। आप थोड़ी ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो आप थोड़ी ना लेबर वेबर एम्प्लॉय करोगे, रॉ मटेरियल्स में खर्चा करोगे। सो मेरा जो टीवीसी होता है वो ऐसा होता था। इट वॉज इन्वर्टेड एस शेप। कैसा शेप? इन्वर्टेड एस शेप। और जो मेरा टोटल कॉस्ट कर्व है इट स्टार्ट्स फ्रॉम वाई इंटरसेप्ट। जो मेरा टोटल कॉस्ट कर्व है वो कहाँ से शुरू होता है? वो वाई इंटरसेप्ट से शुरू होता है। This is where total cost curve starts from. ठीक है। Because total cost is vertical summation of TVC and TFC. So it at zero level of output there is TFC. So जितना TFC होता है zero level of output में, उतना ही total cost भी होता है। So that is why total cost y intercept से शुरू होता है। And याद रखना TVC and TC जो होता है parallel होता है, और इन लोग दोनों का जो गैप है that is of what? TFC। ठीक है। सो ये था टोटल कॉस्ट कर्व्स हमारा। नेक्स्ट हम लोग जो कर्व करेंगे वो एवरेज कॉस्ट कर्व्स होगा। एवरेज कॉस्ट कर्व्स, ये बहुत, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे अगेन हम लोग आउटपुट प्लॉट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट प्लॉट किया। ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट प्लॉट किया। तो जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट था वो कंटिन्यूअसली इट वाज स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक है। बट इट विल नेवर टच एनी ऑफ द एक्सिस। ना वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है ना वो वाई एक्सिस को। सो एएफसी ऐसा होता था। एएफसी ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था। एएफसी ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था। एएफसी का शेप क्या होता था? एकदम अच्छे से याद रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। rectangular hyperbola. Now we will show how our AVC curve looks like. AVC curve आपको पता है U shaped होता है। कैसा shaped होता है? U shaped होता है। सो पहले गिरता है, मिनिमम होता है, फिर बढ़ने लगता है। तो हम जब डायग्राम बना रहे हैं हम इसको इसी तरीके से बना रहे हैं कि इसका जो मिनिमम पॉइंट है ना वो AFC के लाइन पे टच करे। देखो
जरूरी नहीं है, प्रेफरेबल है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एबीसी कर्व लुक्स, यू शेप। और एएफसी और एबीसी, एएफसी और एबीसी का समेशन होता है एटीसी, या जिसको आप एवरेज कॉस्ट भी बोलते हो। तो ये इन दोनों के ऊपर बनेगा। बट याद है कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस होता है, दैट कॉमन ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, दैट दैट कॉमन ऑब्जर्वेशन इज दिस कि एवीसी और एसी, एवीसी और एसी के बीच में जो गैप है वो इनिशियली ज्यादा होता है, एंड फिर द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट दैट गैप स्टार्ट्स फॉलिंग। तो जब आप एसी बनाओगे, आप ऊपर से बनाना, और और याद रखना, और आप एक काम करो, आप एबीसी का मिनिमम पॉइंट मार्क कर लो पहले से, ठीक है। और जब आप एसी बनाओगे ना, तो एसी जब आप बनाओगे तो आपको एक चीज याद रखना है कि एवीसी, एवीसी और एसी का जो डिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बट दे विल नॉट टच ईच अदर, वो लोग मिलेंगे नहीं, दे विल नेवर मीट, दे विल नेवर मीट। ओके, सो दिस इज हाउ, दिस इज दिस इज हाउ माय एसी कर्व विल लुक देन। ऐसा हमारा एसी कर्व दिखेगा। तो एसी कर्व भी आप देख सकते हो, यू शेप्ड ही है, यू शेप्ड ही है, एसी भी यू शेप्ड ही है, ठीक है। बट एक चीज ऑब्जर्व करो, इन लोग जो दोनों का जो डिस्टेंस है, एवीसी और एएफसी का, एवीसी और एवीसी और एसी का, एवीसी और एसी का जो डिस्टेंस है, वो धीरे धीरे इनका डिस्टेंस कम हो रहा है, इनका डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज धीरे धीरे falling, it's falling, the distance between them is falling, but always remember that they will never touch each other, वो लोग एक दूसरे को टच तो नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, ठीक है। बट इनका जो गैप है, वो हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे हमें इंश्योर करना होगा कि इनका जो गैप है वो डिमिनिशिंग आए। इनका जो गैप है दैट इज ऑफ एएफसी, दैट इज ऑफ व्हाट, एएफसी। तो इनका जो गैप है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा चीज आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो एसी का मिनिमम पॉइंट है, एसी का जो मिनिमम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये बात में आना चाहिए एबीसी के मिनिमम पॉइंट के। एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो बात में आएगा एबीसी के मिनिमम पॉइंट के, ठीक है। सो ये दो चीज जब आप डायग्राम बनाओगे एवरेज कॉस्ट कर्व्स, आप प्लीज ध्यान रखना। फर्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन एसी and AVC starts falling with the increase in the output, but they will never touch each other because their difference is that of AFC, which is always going to be positive. और दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो बाद में आएगा एबीसी के मिनिमम पॉइंट के, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस इज अबाउट एवरेज कॉस्ट कर्व। लास्ट नेक्स्ट कर्व है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्योंकि हम लोग के तो इस सिलेबस में शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट ही है। तो शॉर्ट रन में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। सो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है ना, वो यू शेप्ड होता है। कैसा शेप्ड होता है? यू शेप, U shape. So marginal cost is what? U shaped. So this is how marginal cost is like this. ठीक है, इसका minimum point is this, OQ. Okay, so this is how marginal cost is U shape. और इस chapter में ना हर U shape का रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। कि वाई एबीसी इज यू शेप्ड, वाई एसी इज यू शेप्ड, वाई एमसी इज यू शेप्ड। तो ये क्वेश्चन आता है एक्चुअली बोर्ड्स में, तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है इसका आंसर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, फिर एक लास्ट कॉस्ट कर्व था, द रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी वाला, रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी अगेन इस बार के बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी, तो जब आप एसी बनाओगे ना, तो आप एबीसी भी बनाना, बिकॉज आपको वो डिस्टेंस इंश्योर रखना पड़ता है ना। तो जब अपन एसी बनाते हैं तो अपन एबीसी भी बना देते हैं। और एक चीज हमें याद रखना है कि एमसी शुड कट द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एबीसी एंड एसी। एमसी जो होता है ना शुड कट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी एंड एसी। हमेशा याद रखना कि जो एमसी होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा, वो मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी एंड एसी को कट करेगा, ठीक है। वो हमेशा उनके मिनिमम पॉइंट को कट करेगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एबीसी बना लेते हैं, ठीक है। सो एबीसी इज लाइक दिस, दिस इज एबीसी,
एंड उसका मिनिमम पॉइंट मार्क कर देते हैं। फिर हम लोग, यार कोई जरूरी नहीं है, यू माइट नॉट मार्क, लीव इट। फिर एसी बनाएंगे, तो जब एसी बनाएंगे तो ऑफ कोर्स देखो, आई हैड इंश्योर कि इन दोनों का डिस्टेंस कम हो रहा है ना कम, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, इनके दोनों के मिनिमम पॉइंट से एमसी पास होता है। एमसी पास होता है, ऐसे एमसी को पास कर देंगे, ऐसे एमसी को पास कर देंगे, इनके दोनों के मिनिमम पॉइंट से हम लोग एमसी को पास कर देंगे। और जिस पॉइंट पे एमसी मिनिमम है ना, बस उसको मार्क कर लो, ठीक है। पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू आउटपुट, एंड जिस पॉइंट पे एमसी इक्वल टू एसी हो रहा है, इस पॉइंट पे एमसी इक्वल टू एसी हो रहा है ना, इसको मार्क कर लो Q1। जिस पॉइंट पे एमसी इक्वल टू एसी हो रहा है, उसको मार्क कर लो Q1। सो ये चीज आप ध्यान देना, ये चीज आप ध्यान देना, क्योंकि जब आप एनालिसिस करोगे, अगर आपने बुक में अच्छे से पढ़ा है तो आप ऑब्जर्व किए होगे कि जब एमसी बना तो उसका मिनिमम पॉइंट को इन्होंने मार्क किया, ठीक है। और उसके बाद एमसी क्या होता है, एमसी गिरता है फिर बढ़ता है ना, बढ़ बढ़ के जब बढ़ रहा है फिर वो एमसी इक्वल टू एसी होता है। तो ये चीज प्लीज डायग्राम बनाने के वक्त ध्यान रखना कि एमसी का मिनिमम पॉइंट पूरा अच्छे से मार्क करके डायग्राम में भी शो करो, ठीक है। सो नो, इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप जब एसी बना रहे हो तो आप एबीसी भी बना दो। ओके, so this was all about cost curves. This was all about cost curves. Now let's begin with revenue curves. Let's begin with revenue curves. तो revenue में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेवेन्यू में दो पार्ट में टॉपिक डिस्कस्ड है। एक व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, एक जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। और एक जब हमारा प्राइस इज फॉलिंग, व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, तो उसमें हाउ एवरी कर्व बिहेव्स, वो एक टॉपिक था जो जिसको हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। तो एक होता है जब प्राइस कांस्टेंट है, विच इज परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, विच इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो जब प्राइस कांस्टेंट होता है, सो एक चीज याद है, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी होता है, ठीक है। सो यहाँ हम लोग एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी प्लॉट करते हैं, या आउटपुट भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे आई एम प्लॉटिंग ए आर एम आर एंड प्राइस। तो ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी होता है। सो दिस इज द कर्व, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी, a straight line parallel to the x-axis, a straight line parallel to the x-axis. And how our TR curve will look? TR कर्व यहाँ क्या होता है, एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है फ्रॉम द ओरिजिन। इट्स अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन from the origin, from the origin. So this is how my TR, total revenue curve, will look. It will start from the origin, because जब आप कोई आउटपुट नहीं बेचे तो आपका टोटल रेवेन्यू तो जीरो है ना, जीरो है। दैट इज वाई ये एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन होता है। सो दिस इज अबाउट परफेक्ट कंपटीशन में कि कैसे हम लोग ए आर एम आर टी आर कर्व्स बनाते हैं। ओके, अब हम लोग करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जब हम लोग ए आर एम आर टी आर बनाएंगे, सो टू इट्स अगेन अ टू पैनल डायग्राम। ओके, इट्स अ टू पैनल डायग्राम, दो पैनल डायग्राम होगा ये। सो आप क्या करोगे, आप एक्स एक्सिस पे यू कैन राइट आउटपुट ऑल्सो, यू कैन राइट क्वांटिटी ऑल्सो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सो ए आर एम आर, ठीक है। एंड नीचे हम लोग टोटल रेवेन्यू कर दे रहे, नीचे हम लोग टोटल रेवेन्यू कर दे रहे, ठीक है। सो ए आर एम आर, अगेन अगेन देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, अगेन देयर स्टार्टिंग, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा, ठीक है। आप इसको फर्स्ट यूनिट से बनाना, फर्स्ट यूनिट से बनाना, बिकॉज अगेन जीरो यूनिट पे पता है ए आर एम आर का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, डैश, बट इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। सो हमारा एम आर जो होता है वो तो ऐसा होता है, फॉलिंग, जीरो, एंड देन नेगेटिव हो गया, ठीक है। और जो ए आर होता है वो भी कंटिन्यूअसली फॉलिंग होता है, एवरेज रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली फॉलिंग, ठीक है। बट इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस ऑफ कोर्स। अब जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हमारा एम आर जीरो होता था, तो इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होता था, मैक्सिमम होता था। हमारा जो टोटल रेवेन्यू था, हमारा जो टोटल रेवेन्यू था वो मैक्सिमम होता था। ठीक है। सो जब हम टोटल रेवेन्यू कर्व बनाएंगे उसको हम ओरिजिन से शुरू करेंगे। टोटल कर्व से ओरिजिन से आप शुरू कर देना। ठीक है। सो वो इधर मैक्स हुआ, फिर उसके बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग। सो दिस इज हाउ आवर टोटल रेवेन्यू कर्व विल लुक। ठीक है। सो ए आर एम आर बोथ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जो टोटल रेवेन्यू का होगा वो ऊपर बढ़ा, मैक्सिमम हुआ एंड फिर घटा। बट ऑफ कोर्स इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। सो दिस इज द शेप, दिस इज हाउ हमारा जब प्राइस गिर रहा होता है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, सो ए आर एम आर एंड टी आर कर्व जो होता है वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। सो ये था हमारे रेवेन्यू कर्व्स के बारे में। AR, MR, TR comes under perfect competition and under imperfect competition and under imperfect competition. ठीक है। अब अब our next topic is that produces equilibrium। अब हमारा जो next topic है वो produces equilibrium वाला topic है, जिसमें आपका दो approaches था, TRTC अप्रोच एंड MRMC अप्रोच। इस बार के एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। TRTC approach and MRMC approach, TRTC approach and MRMC approach। तो सबसे पहले let's begin with TRTC approach। ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, जब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है। एंड जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, जब जब पता है जब जब जो डिफरेंस है, सो सॉरी, जब जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन, इधर इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज द हाईएस्ट, व्हेन डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज द हाईएस्ट। तुम लोगों को पता है ये सब जानना, ये सब पता होना इसलिए जरूरी है कि ये इक्विलिब्रियम पे कब होगा, बिकॉज तभी आप डायग्राम भी अच्छे से बना पाओगे। जब डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी सबसे हाईएस्ट होगा तब द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा, अंडर व्हाट, अंडर टीआरटीसी अप्रोच। सो लेट्स बिगिन द डायग्राम। हम एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, हम लोग एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं आउटपुट। ठीक है। और वाई एक्सिस में टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है। पहले और इससे ना एक बार एक नेगेटिव लाइन भी खींच दो क्यों, क्या काम आएगा, जरूर आएगा, आई लेट यू नो। सो अभी हम लोग जो ये टीआरटीसी अप्रोच करते हैं ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन करते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है वो अभी हमने देखा ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सो दिस इज हाउ हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व शुरू होता है। एंड हमारा जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है वो इन्वर्टेड एस शेप्ड होता है। सो हमारा जो टोटल कॉस्ट कर्व होगा, लेट्स मेक इट दिस वे, दिस इज हाउ हमारा टोटल कॉस्ट कर्व दिखेगा, दिस इज हाउ हमारा टोटल कॉस्ट कर्व दिखेगा। अब अब ये दोनों पॉइंट पे वो लोग इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम नहीं, दो दोनों पॉइंट पे वो लोग इक्वल हो रहे हैं, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। सो यहाँ टी आर इक्वल टू टी सी हो रहा है पॉइंट ए पे, यहाँ टी आर इक्वल टू टी सी हो रहा है पॉइंट, इसको नेम दे देते पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट डी। अब देखो कहाँ कहाँ गैप बिटवीन टी आर टी सी आपको सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज वो ही पॉइंट है जहां उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में एक प्रोड्यूसर ऑपरेट होना चाहेगा। द गैप वेयर द टीआरटीसी इज हाईएस्ट, द डिफरेंस वेयर द टीआरटीसी का डिफरेंस जिस पॉइंट पे हाईएस्ट है वही एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है। सो यू हैव टू मार्क एट पॉइंट विच इज समवेयर कमिंग हियर, बीच वाला। सो उसको मार्क कर दो, उसको मार्क कर दो। और लेट अस नेम दैट एज पॉइंट सी, पॉइंट सी। ठीक है। अब इसको भी मार्क कर दो। ये जो पॉइंट्स है ना जहाँ टी आर इक्वल टू टी सी हो रहा था, मैंने हर पॉइंट को हम लोग ने मार्क कर लिया, हर पॉइंट को वी विल मार्क। ठीक है। एल एम एन, एल एम एन, ऑल द 3 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू मार्क। ओके। अब ये तो था कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब द डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टीसी इज दी हाईएस्ट। ठीक है। और एक चीज आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स पता है वही पॉइंट मार्क किया जाता है जो एक्चुअली एकदम टैंजेंट बन रहा होता है, जो टैंजेंट बन रहा होता है। सो वो मतलब टैंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे तो जिस पॉइंट पे ये टैंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उस कर्व को, उधर ही हम लोग
मान लेते हैं कि वही गैप हाईएस्ट गैप है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल प्रॉफिट कर्व भी बना के दिखाना है। बिकॉज एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि बोल सकते हैं कि टीआरटीसी अप्रोच से प्लॉट अस एंड शो टीपी कर्व, टोटल प्रॉफिट कर्व, टोटल प्रॉफिट कर्व। बिकॉज देखो इनिशियली क्या हो रहा है, टीआर ए के पहले देखो ये वाले रीजन में हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा है ना टोटल रेवेन्यू से, तो इनिशियली लॉस हो रहा है। फिर जब टीआर इक्वल टू टीसी हो रहा है तो मेरा जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जा रहा है, मेरा जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। उसके बाद प्रॉफिट जहाँ गैप ज्यादा है सबसे पॉइंट सी वाले में, उस समय प्रॉफिट मैक्सिमम है हमारा। एंड फिर देखो इवेंचुअली इवेंचुअली हमारा प्रॉफिट इज फॉलिंग। एंड अगेन जब टी आर इक्वल टू टी सी हो रहा है आर प्रॉफिट बिकम जीरो। एंड देन अगेन वी सी की टी सी ग्रेटर देन टी आर हो रहा है, आर प्रॉफिट बिकम्स नेगेटिव। तो जब आपको नीचे प्रॉफिट कर्व बना के दिखाना है, सो वो मैं ना डिफरेंट इंक से आई एम मेकिंग फ्रॉम इंकिंग, प्लीज ध्यान देना। सो इट वाज दैट इज वाई इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव एक्सिस। सो ये पॉइंट पे ऐसे जीरो हुआ, ओके। एंड उसके बाद ऐसे बनाओ, ये पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ जहां गैप बिटवीन टीआरटीसी हाईएस्ट है। फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे गिरने लगा, गिरने लगा, गिर के जीरो हो गया। और फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। सो दिस इज हाउ हमारा टोटल प्रॉफिट कर्व बनेगा, दिस इज हाउ हमारा टोटल प्रॉफिट कर्व बनेगा, दिस इज हाउ हमारा टीपी कर्व बनेगा। रिमेंबर दिस इज हाउ आवर टीपी कर्व विल लुक। ओके। सो जब आप टीआरटीसी अप्रोच बना रहे हो आपको टीपी कर्व भी बनाना होगा, सो जस्ट एक्सटेंड द एक्सिस। टीपी यानी टोटल प्रॉफिट हियर, टीपी हियर स्टैंड्स फॉर टोटल प्रॉफिट, TP here stands for total profit. Okay, so this is about TRTC approach. Now let's begin with MRMC approach. So MRMC approach में economy equilibrium पे तब होता है जब MR equal to MC होता है, ठीक है, and MC cuts MR from below. ओके। सो ये दो इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, व्हेन MR is equal to MC एंड दूसरा MC cuts MR from below, MC cuts MR from below, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे एम आर एम सी। सो दिस इज आर एम आर कर्व एंड दिस इज आर एम सी कर्व, ठीक है। ना जिस पॉइंट पे एम आर इक्वल टू एम सी हो रहा है उसको मार्क कर दो, ये ब्रेक इवन पॉइंट्स है, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट्स है, इनको बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट में एम आर इक्वल टू एम सी भी हो रहा है, पॉइंट बी एम आर इक्वल टू एम सी भी हो रहा है, एम सी एम आर को नीचे से कट कर रहा है ना। सो पॉइंट बी, उनको पता है पॉइंट बी इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट बी इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट बी होता है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट बी इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो दैट वाज एमआरएमसी अप्रोच, दिस वाज आवर एमआरएमसी अप्रोच। सो हमने टीआरटीसी अप्रोच कर लिया, हमने एमआरएमसी अप्रोच कर लिया, यहाँ हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट एक टॉपिक था ना जहाँ प्राइस डिटरमाइन करना सीखते थे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। Okay, and then we used to learn कि then at the point of equilibrium, a perfectly competitive firm can earn supernormal profits, can earn normal profits, or can incur losses. ठीक है, so अब we will start with that part of the chapter, which is आपके बुक का माइक्रो का लास्ट चैप्टर, which is आपके बुक के माइक्रो का लास्ट चैप्टर. Okay, so let's begin. I just lost the number of the curves, but anyway, it's okay. Let's mark it 11. Okay. So we are going to determine, हमारा टॉपिक है determination of price, determination of price under perfect competition, determination of price under perfect competition, ये हमारा टॉपिक है determination of price under perfect competition. तो हम लोग अगल बगल में एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, हम लोग ठीक अगल बगल में एक डायग्राम बनाएंगे, एकदम पास पास, पास पास, एकदम पास पास बनाना, ऊपर नीचे भी नहीं, पास पास बनेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली पास बनेगा। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, एक्स एक्सिस पे आउटपुट एंड वाई एक्सिस में प्राइस, वाई एक्सिस में प्राइस।
ठीक है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस हम लोग बनाएंगे। देखो, अब ए आर इक्वल टू एम आर। अब देखो, एक काम करो, हम लोग पहले वाले में ना इंडस्ट्री बना रहे, ठीक है, ये हम लोग इंडस्ट्री बना रहे, तो आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिसाइड करके बताता है फर्म को, और फर्म को उसी प्राइस में बेचना होता है। तो हम लोग पैनल ए में इंडस्ट्री का शो करेंगे, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। सो ये स्ट्रेट लाइन बनाना, ये इज इंपॉर्टेंट, आप स्ट्रेट लाइन बनाना। सो डिमांड कर्व ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दिस इज हाउ द डिमांड कर्व लुक्स लाइक, एंड दिस इज हाउ द सप्लाई कर्व विल लुक। ठीक है, जिस पॉइंट पे दे आर इक्वल, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम मार्क करते हैं, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम मार्क करते हैं, एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट को क्यू मार्क करेंगे। सो जिस पॉइंट पे वो लोग इक्वल होंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस इज ओपी एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इज ओ क्यू। अब द प्राइस एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, ये प्राइस डिसाइड हो गया। अब इसी प्राइस पे जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स है उनको इसी प्राइस पे जितना बेचना है उतना बेचना पड़ेगा, जितना डिमांड होने उसी प्राइस पे होगा। सो दिस इज हाउ फर्म का प्राइस डिटरमाइन होता है। बट जब हम लोग इंडस्ट्री का दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स आपने एक्सप्लेनेशन में तो पढ़ा ही होगा कि जब प्राइस नीचे होता है, सो देर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ये वाला जो सिचुएशन होता है, तो ये भी हम लोग को ना डायग्राम में मार्क करना होता है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, क्योंकि यहाँ डिमांड सप्लाई से ज्यादा है जब प्राइस कम है। और और अम, और क्या होता है जब प्राइस बढ़ जाता है, पी से ज्यादा हो जाता है, सपोज प्राइस P2 हो गया, सो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है। सो देर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, दिस पोर्शन। तो जब आप डायग्राम बनाओगे आपको ये दो पार्ट भी मार्क करके बताना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू ड्रॉ दिस टू पार्ट्स एंड ऑल्सो यू हैव टू शो। ओके, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट है कि एट इक्विलिब्रियम द फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो अभी हम लोग जो डायग्राम है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का करेंगे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में बस एक चीज याद रखना कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट होता है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। एवरेज कॉस्ट कम होता है तभी ना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, सो जब आप ये डायग्राम बना रहे हो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस। अब देखो, परफेक्ट कंपटीशन में हमारा ए आर एम आर और प्राइस तो ऐसे ही दिखता था। ए आर एम आर और प्राइस तो ऐसे ही दिखता था। अब जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे हो, आप सबसे पहले एवरेज कॉस्ट बना देना। आप क्या बना देना? एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आपको पता है कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो क्या होता है? वो यू शेप्ड होता है। सो एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड है। और मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है ना, मुझे जो एवरेज कॉस्ट कर्व बनाना होगा वो बिलो ए आर बनाना होगा। सो दैट इज वाई मैंने बिलो बनाया हो, मतलब सम पार्ट शुड बी बिलो। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये भी चीज पता है कि एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम पॉइंट से क्या पास होता है? एमसी। तो मिनिमम पॉइंट से एमसी पास कर देंगे। अब याद रखना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एम आर इक्वल टू एमसी होता है, एमसी एम आर को बिलो से कट कर रहा होता है, हाँ कि ना? तो कैन आई मार्क दिस पॉइंट एज इक्विलिब्रियम? कैन आई मार्क दिस पॉइंट? क्योंकि यहाँ एम आर इक्वल टू एमसी है, यहाँ एमसी एम आर को बिलो से कट कर रहा है, एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमको ये पता करना होता है कि इस इक्विलिब्रियम लेवल पे फर्म्स क्या कमा रही है। So if I want to show super normal profit, then I have to compare AC and AR। तो हमेशा याद रखना, वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क किया ना, ठीक है, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलरिंग, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क किया उससे नीचे आके एसी तक लाइन टच करो और एक टेंजेंट बना दो, और एक टेंजेंट बना दो, और एक टेंजेंट बना दो। दिस इज हाउ आप एक टेंजेंट बना दिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो टेंजेंट एसी के नीचे से जाए, वो आपको बस ये देखना है कि वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे मेरा एवरेज कॉस्ट कितना है। तो वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से जब लाइन एक्सटेंड करेगा ना, एवरेज कॉस्ट
पे जहां वो टच करेगा वहां से ही एक लाइन ड्रॉ कर देना वाई एक्सिस पे। ठीक है, फिर देखो एक गैप क्रिएट हुआ ना, यही गैप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, यही गैप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड ऑफ कोर्स यू मार्क दिस पॉइंट्स आर एस टी, सो आई कैन से योर, ऑफ कोर्स गाइस, आप जब ये टॉपिक किए होंगे आपके टीचर्स ने एक्सप्लेन किया होगा व्हाई दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड ऑल। सो दिस इज द एरिया of basically the rectangle REST which has been formed, that is super normal profit। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, सो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है। ठीक है, दैट इज व्हेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो अगेन अगेन जब तुम लोग एक्स एक्सिस में आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस, तो अगेन जब हम लोग बनाएंगे पहले ए आर एम आर प्राइस बना देंगे। ठीक है, अब एसी कर्व का प्लेसमेंट देखना होगा। अगर मुझे ए आर इक्वल टू ए सी करना है तो ऑफ कोर्स एसी का मिनिमम पॉइंट ए आर को टच करना चाहिए। तो दिस इज हाउ आप बनाओगे एसी कर्व, दिस इज हाउ आप बनाओगे एसी कर्व। अब उसके मिनिमम पॉइंट से एमसी पास करेगा, एसी के मिनिमम पॉइंट से एमसी पास करता है। नाउ द पॉइंट वेयर एम आर इज इक्वल टू एमसी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, corresponding to OQ quantity, corresponding to what, OQ quantity, corresponding to OQ quantity। ठीक है, मेरा इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये पॉइंट पे देखो ए आर इक्वल टू ए सी हो रहा है। ठीक है, एंड this is how, this is the point where firm is earning sorry, where the firm is earning normal profit, when the firm is earning normal profit। तो ये था पॉइंट बी जहां फर्म का हमने नॉर्मल प्रॉफिट दिखाया। तो ऑलवेज प्लीज रिमेंबर, जब भी आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस दिखाओगे, आपको एसी का प्लेसमेंट याद रखना है, आपको एसी का प्लेसमेंट स्ट्रेटेजिकली करना है। ठीक है, अब थर्ड है लॉसेस, थर्ड है लॉसेस। तो लॉसेस में क्या होता है, हमारा जो ए आर है वो एसी से कम है तभी ना लॉस हुआ है, ए आर एसी से कम है लॉस हो रहा है। बट तुमको पता है हम लोग किए थे ना कि शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में ए आर एसी से कम है लॉस है, बट फिर भी अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कैन कंटिन्यू इफ इफ इट इज कवरिंग इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आप लॉसेस बनाओगे ना, लॉसेस का बनाओगे आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बना के दिखाना। ठीक है, सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस, अगेन एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस में प्राइस। ठीक है, सो दिस इज हमारा ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी। हम हमारा ये हमें इंश्योर करना है कि एबीसी कवर हो रहा है, ऑल्दो ए आर इज लेस देन एसी बट एबीसी इज कवर्ड, एबीसी इज कवर्ड। सो एबीसी का पोजीशन तो नीचे बनेगा ना, दिस इज हाउ एबीसी, और एसी इसके ऊपर बना देंगे, एसी इसके ऊपर बना देंगे क्योंकि हम लोग को लॉस दिखाना है, एसी ए आर से ज्यादा है। अब इनके मिनिमम पॉइंट से एमसी पास करवा देंगे, एमसी पास करवा देंगे। देन अगेन देखो ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जहां एम आर इक्वल टू एम सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओ क्यू आउटपुट। अब इस पॉइंट से क्या करते थे, एसी तक एक लाइन ले जाते थे, तो एसी तक हम लोग एक लाइन ले जाते हैं और फिर उसको ऐसे हम लोग वाई एक्सिस पे टच करते थे। तो ये जो एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ ना, ये ही लॉस है, ये क्या है लॉस, ये है लॉस, ये है लॉस। और ये इधर शो कर रहा है कि देखो हम लोग अपना एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर किए, बिकॉज यही लाइन से अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक लाओगे ना, तो देखो साफ इतना समझ में आ रहा है कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो ज्यादा है, मतलब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है। इट इज जस्ट दैट हम लोग कुछ पार्ट ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे, दैट इज व्हाई वी आर अर्निंग लॉस। ठीक है, सो जब आप लॉस बनाओगे प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेक एबीसी, डोंट फॉरगेट टू मेक एबीसी। ओके, यू डोंट हैव टू मार्क दिस लाइन, यू डोंट हैव टू मार्क, वो तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। ठीक है, अब चलो नाउ
लास्ट इसका एक टॉपिक था विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस टाइम, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व of perfectly competitive firm, derivation of supply curve of perfectly competitive firm। अगेन ये जो है ये अगल बगल ही बनेगा ये डायग्राम, ठीक है। पास पास बनाना, ऊपर नीचे नहीं। प्राइस आउटपुट आउटपुट। सो अब हम लोग एक प्राइस लेंगे P0, P0, ठीक है। यही इक्वल टू AR0 MR0 है, और ये ठीक इधर भी एक प्राइस सेम ले लेंगे P0, ठीक है। अब देखो, अब हम P0 में एबीसी का मिनिमम पॉइंट टच करवा रहे हैं। दिस इज एबीसी जो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एबीसी का मिनिमम पॉइंट ये हो गया। उसके बाद तुम लोग क्या करना है, एक और प्राइस ले लेना ठीक उसके ऊपर, ठीक है। फिर वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। दिस इज वेयर, देखो इन सप्लाई कर्व व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो, वी आर गोइंग टू डिराइव सप्लाई कर्व। सो हियर वी आर ट्राइंग टू शो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम की डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसेस पे कितना क्वांटिटी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं। और उसमें ऐसा देखा जाएगा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी जो प्रोड्यूसर बना के बेचना चाह रहा है वो भी बढ़ रहा है। ओके, वो भी इट्स राइजिंग। सो इसको मार्क कर दिया। अब जब आप ये P1 बनाओगे ना, आप इस पे AC बनाना, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और दिस इज हाउ आप एवरेज कॉस्ट बनाना, इसके ऊपर बनाना, मतलब टैंजेंट होना चाहिए इन शॉर्ट, विथ ensuring that distance thing between ABC and AC that is applied, okay। अब मार्क कर दो। उसके बाद बस एक और प्राइस लाइन बना दो, और एक प्राइस लाइन बना दो, ठीक है, और एक प्राइस लाइन बना दो। आई होप आई एम क्लियर। अब हम लोग इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एम आर इक्वल टू MC होता है एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। सो हम लोग MC कर्व बनाएंगे। अब MC कर्व तो मिनिमम पॉइंट ऑफ AC एंड ABC के थ्रू जाते हैं, ठीक है। सो वही हमें इंश्योर करना होगा। अब अब आप देखो, आप इक्विलिब्रियम मार्क करो। देखो मैंने 3 MR कर्व्स बनाए हैं, तो जब प्राइस P0 है, जब प्राइस P0 है हमारा इक्विलिब्रियम E0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा MR इक्वल टू MC हो रहा है और इसका आउटपुट Q0। फिर जब प्राइस बढ़ गया, P1 हुआ, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां MR1 इक्वल टू MC हो रहा है वो E1 पे हो रहा है, E1 पे हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q1 आउटपुट, कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q1 आउटपुट। और उसके बाद जब प्राइस फर्दर बढ़ा तो मेरा MR2 और MC किस पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं, E2, एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, Q2, ठीक है। सो ये आपको ये शो कर रहा है कि देखो जब प्राइस OP0 था तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो OQ0 होगा। प्राइस OP1 हो गया, बढ़ गया, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो Q1 हो जाएगा। एंड प्राइस जब उससे फर्दर बढ़ गया, OP2 हो गया, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो OQ2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यही चीज हम लोग एक्स बगल वाले पैनल में हम लोग यही शो कर रहे हैं कि सप्लाई कर्व कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। तो जब प्राइस P0 है, हाउ मच इज द क्वांटिटी OQ0 दैट द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग। तो जब आप बगल वाला डायग्राम में बनाओगे ना, जब आप बगल वाला डायग्राम बनाओगे तो प्राइस OP0 में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, OQ0, तो ये OQ0 मार्क कर देना। फिर जब प्राइस P1 हुआ, मेरा प्रोडक्शन OQ1 हो गया, तो वो गैप OQ1, Q0 के बाद Q1, ये गैप, तो इधर भी हम लोग उतना ही गैप लेंगे, शोइंग कि देखो जब प्राइस P1 हुआ तो हमने उतना क्वांटिटी सप्लाई किया। और फिर P2 वाले प्राइस में क्या हो गया, क्वांटिटी Q2 हो गया ना, तो इधर भी उतना ही इक्वल डिस्टेंस में Q2 प्लॉट करना, उतना ही इक्वल डिस्टेंस में Q2 प्लॉट करना, उतना ही इक्वल डिस्टेंस में Q2 प्लॉट करना, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सप्लाई कर्व। ये E1, ये E2 और ये E3, हमने इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिया, हमें क्या मिला, हमें मिला सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, बेसिकली आप जब इक्विलिब्रियम को ज्वाइन कर देते हो तो आपको ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स था, सॉरी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का नेमिंग वाज E0 E1, the namings which we have done on the left side, okay, E0 E1 E2, आप वही नेमिंग्स इधर भी करोगे, वही नेमिंग्स आप इधर भी करोगे, ठीक है, वही नेमिंग्स आप इधर भी फॉलो करोगे। ओके, सो common mistake, please avoid it, it will be considered wrong if you do that, please don't stretch the line below, E0 के बिलो वो लाइन को स्ट्रेच मत करना प्लीज, ऐसा ही E0 से ही वो लाइन बनाना, E0 से ही वो लाइन बनाना, उसको प्लीज स्ट्रेच मत करना, उसको फर्दर स्ट्रेच मत करना नीचे, बिकॉज अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि दैट पार्ट ऑफ एमसी विच लाइज मिनिम दैट द राइजिंग पार्ट ऑफ एमसी विच लाइज अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, देखो ये एबीसी कर्व है, ये वाला कर्व जहाँ E0 इक्विलिब्रियम हो रहा है वो एबीसी वाला वो कर्व था, तो एबीसी के ऊपर वाला जो एमसी पार्ट है ना, जो एमसी पार्ट है वही तो एस सप्लाई है इधर, वही तो सप्लाई कर्व डिपिक्ट कर रहा है, सो द राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी विच लाइज above the minimum point of ABC, which lies above the minimum point of ABC is the supply curve in our case. Okay, very important topic, very important topic. और हमेशा याद रखना ये जो E0 इधर शो कर रहा है, जहां हमारा AR0 इक्वल टू एबीसी है, ठीक है, उसको हम लोग शट डाउन पॉइंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट, अगर आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, मैं जस्ट रिविजन करवा रही हूँ। एंड इवन में हमने देखा कि AR1 इक्वल टू AC हो रहा है, तो जब AR इक्वल टू AC होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और उसके बाद जब प्राइस फर्दर राइज हो गया तो ऑफ कोर्स वी आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वी आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो ये दो पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये था गाइस हमारा इस चैप्टर का सब कुछ विच वाज देयर इन योर एग्जाम। ओके, अब हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा था डिमांड सप्लाई के बाद, याद है मार्केट मैकेनिज्म बोल के एक चैप्टर है, मार्केट मैकेनिज्म ना, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, which is I believe not possible for us to discuss all of them at the moment, so I would be discussing some very important concepts of market mechanism chapter, very easy chapter. So जहाँ सबसे पहला कर्व जिसके बारे में I'm going to discuss is how equilibrium price and quantity is determined, determination of equilibrium price and quantity. तो आपको भी पता है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सो इधर भी हम लोग यही करेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी प्लॉट करते हैं एंड वाई एक्सिस पे प्राइस, है ना, वाई एक्सिस पे प्राइस, तो ये हमारा डिमांड कर्व होता है and this is our supply curve. So जिस point पे they are intersecting, that's the equilibrium point corresponding to P0 and Q0 price and quantity. So हमारा point E equilibrium point है, हमारा equilibrium price OP0 है and हमारा equilibrium quantity OQ0 है। जब आप इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट का डायग्राम बनाओगे आप एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई भी मार्क करके दिखाओगे, तो इस पॉइंट इस डायग्राम में हमारा जो सपोज प्राइस अगर कम हो गया OP1 हो गया, सो व्हाट इज द सप्लाई दैट वी आर डूइंग, वी आर सप्लाइंग Q1 क्वांटिटी, हाँ कि ना, एंड व्हाट इज द डिमांड एट दैट पॉइंट, द डिमांड इज व्हाट OQ2। प्राइस ऑफ कोर्स जब प्राइस नीचे गिरता है तो सप्लाई कम हो जाता है डिमांड बढ़ जाता है, सो देर इज अ सिचुएशन ऑफ this gap this gap this gap between the supply and the demand curve, this gap is showing us what, excess demand, this gap is showing us excess demand। लॉजिकली सोचो प्राइस कम हो गया तो सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड ही आएगा,
और उसके ऊपर वाले पार्ट में सपोज प्राइस P2 में दिस रीजन इज शोइंग अस व्हाट एक्सेस सप्लाई, दिस रीजन इज शोइंग, क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घटता है एंड सप्लाई जो होता है वो हमारा, एंड जो सप्लाई होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, सो एक्सेस सप्लाई होता है। पता भी कर सकते हैं, जैसे देखो ये हमारा डिमांड कर्व है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी Q1 आ रहा है, एंड इसको तुम फर्दर एक्सटेंड कर सप्लाई में ले जाओ तो इसका सप्लाई OQ2 आ रहा है, सो एक गैप क्रिएट हो रहा है विच इज शोइंग एक्सेस सप्लाई। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ कैसा डायग्राम्स आता है, यहाँ आपको यही आता है कि आपको कोई भी एक कर्व शिफ्ट हो रहा है या डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व, आपको बताना है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, या जब दोनों कर्व शिफ्ट हो रहे हैं वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं। सो मैं एक दो केसेस शो कर दे रही हूँ, रेस्ट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। ठीक है, सो आई एम शोइंग व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, अगर आपको एक दो समझ में आ जाएगा ना तो इसमें आपको बाकी ग्राफ्स अपने आप समझ में आ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन सप्लाई कर्व्स, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन सप्लाई कर्व्स, तो आपको भी पता है कि डिमांड में दो टाइप का चेंजेस हो सकता है। एक हो सकता है इंक्रीज इन, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड, ऐसा लिखो हेडिंग में, व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई चेंज नहीं हो रहा, बस डिमांड चेंज हो रहा है, व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट। तो डिमांड दो टाइप का चेंज हो सकता है, एक इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है, एक डिक्रीज इन डिमांड हो सकता है। ठीक है, सो इंक्रीज इन डिमांड यानी राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, यानी राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो मैं दिखा रही हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो दिस इज माय इनिशियल, सबसे पहले इनिशियल डिमांड कर्व बना लेना और इनिशियल सप्लाई कर्व बना लेना। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्राइस P0 Q0। अब मुझे क्या दिखाना है, डिमांड बढ़ा, इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। ठीक है, सो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे। क्या सप्लाई चेंज हो रहा है? नहीं, सप्लाई तो चेंज नहीं हो रहा मैम, सप्लाई तो वैसा ही है। ठीक है, सो मेरा अब नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आ गया, E1 आ गया, E1 आ गया, corresponding to corresponding to higher price and higher quantity, corresponding to higher price and higher quantity। so this is showing कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जब डिमांड बढ़ जाता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं डिक्रीज इन डिमांड का। नाउ लेट्स डू डिक्रीज इन डिमांड। ओके, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी and y-axis पे price. Okay, so this is our demand curve. This is our supply curve. So this is point of equilibrium E0 corresponding to P0 and Q0। अब डिमांड अगर डिक्रीज होगा सो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। देखो मैंने एरो बना के दिखाया कि मेरा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सो मेरा जो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, जहां मेरा DD1 और S0 इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट E1 पे होगा, वो पॉइंट E1 पे होगा, corresponding to corresponding to lower quantity and lower price, corresponding to lower quantity and lower price। तो ऐसे करके ना ये चैप्टर तो वैसा ही है जहां आपको कभी बताएगा सप्लाई चेंज हुआ है, डिमांड कांस्टेंट है, तो बताओ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। कभी ऐसा भी केस आ सकता है जहां साइमल्टेनियस चेंज हो रहा है, जहां साइमल्टेनियसली डिमांड एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग, तो वो भी एक केस मैं कवर कर देती हूँ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ effect of simultaneous increase simultaneous increase of demand and supply, simultaneous increase of demand and supply। अब डिमांड और सप्लाई साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है तो तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। मैं एक चीज बोल रही हूँ, एकदम नोट कर देना, एकदम नोट दिमाग में बिठा लो। जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहा है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, ये तो ऑब्वियस है, डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा। बट बट बट
इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है ना, वो मे राइज, मे फॉल और रिमेन कांस्टेंट। बट जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है गाइस, वो गिर भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है। अब ये इसके अंदर बेसिकली तीन केसेस करते थे हम लोग। जब इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से, जब इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। अब अच्छे से डायग्राम देखो, अच्छे से डायग्राम देखो, समझ में आएगा, अच्छे से देख। सो क्वांटिटी, प्राइस। So this is my demand curve initial, this is my supply curve initial। प्लीज पहले इनिशियल डिमांड सप्लाई और सारे मार्किंग्स कर लेना, पी क्यू। अब मुझे क्या दिखाना है कि डिमांड ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है, दोनों राइटवर्ड शिफ्ट होगा बट इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा होगा। तो इंक्रीज इन डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट ज्यादा होगा, सो डी वन डी वन, डी वन। और सप्लाई भी बढ़ेगा गाइस, बट वो कम बढ़ेगा, देखो कम बढ़ रहा है सप्लाई, सप्लाई भी बढ़ रहा है बट कम। सो अब नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, जहां D1 और S1 इंटरसेक्ट करता है, जहां D1 एंड S1 इंटरसेक्ट करता है, वो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग टू हायर क्वांटिटी एंड हायर प्राइस। सो जब इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज सप्लाई से ज्यादा था, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ा। ठीक है। सो यहां हमने देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज। ओके। अभी नेक्स्ट केस करते हैं, जहां मेरा इंक्रीज इन डिमांड, जहां मेरा इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, जहां मेरा इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तुमको पता है जहां इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, वहां मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बी से ही बता दे रही हूँ। ऑफ कोर्स जब डिमांड सप्लाई सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस में क्या फर्क पड़ता है, प्राइस उतना का उतना ही रहेगा। तो ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। तो जब जब डायग्राम बना रहे हो ना, ऑफ कोर्स प्रॉपर स्केल पेंसिल से बनाना, बट हम स्केल पेंसिल से नहीं बनाएगा तो भी देखना मेरा इक्वल आएगा। ठीक है। So this is my demand curve, this is my initial supply curve। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है E0 कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्राइस P0 Q0। अब जितना से डिमांड बढ़ा उतना से ही सप्लाई बढ़ेगा। अब बताए, मैंने बोला ना, मेरे को पहले से पता है कि जब डिमांड और सप्लाई सेम अमाउंट से बढ़ता है, जब डिमांड और सप्लाई सेम अमाउंट से बढ़ता है, तो प्राइस सेम रहता है। तो हम बताए अगर इतना स्केल पेंसिल से नहीं बना सकते, तो तुम क्या करो, तुम प्राइस को एक्सटेंड कर दो, D1 तक ले आओ। ठीक है। उधर से वो D1 पे जहाँ लाया ना, वहां से S1 कर्व बना दो। अगर हम इतना स्केल पेंसिल मेजर करके नहीं कर सकते, तो भाई हमको पता है जब डिमांड इंक्रीज सेम होता है सप्लाई इंक्रीज से, तो प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया E1। सो मेरा एम वही है, मेरे को प्राइस सेम लाना है। ठीक है, मैंने D1 बनाया, मैंने वो लाइन को एक्सटेंड कर दिया, वहां से S1 बना दिया, हो गया। ठीक है। सो यहाँ माई इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। और जब इंक्रीज इन डिमांड कम है इंक्रीज इन सप्लाई से, तो क्या होगा। ठीक है। तो ये इंक्रीज इन डिमांड है। अब सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा दिखाना है मुझे। ठीक है। सो मेरा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1 हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ लोअर प्राइस एंड हायर क्वांटिटी। सो देखो इक्विलिब्रियम प्राइस हैज फॉलन, इक्विलिब्रियम प्राइस हैज फॉलन। ठीक है। सो ये था हमारा, जब साइमल्टेनियसली
डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज किसका ज्यादा है। तो ऐसा डिक्रीज में भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बना दिया है। बोला है कि बताओ इफेक्ट ऑफ चेंज इन द सप्लाई कर्व क्या है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व बता दिया, बोला इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई निकालो। सो वो सब वो चार पांच केसेस, चार केसेस थे, ठीक है। So what I'm not covering, I'm covering the last two parts which are very important, price ceiling and price flow. प्राइस सीलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग प्राइस सीलिंग करते हैं। सो प्राइस सीलिंग क्या होता था, मैक्सिमम प्राइस जो एक सेलर चार्ज कर सकता है फॉर इट्स कमोडिटी, दैट इज प्राइस सीलिंग इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो प्राइस सीलिंग के लिए आप पहले इनिशियल अगेन डिमांड और सप्लाई कर्व्स बना देना, and they are intersecting at point E corresponding to price P and Q। अब प्राइस सीलिंग वाला जो लाइन होता है वो लॉजिकली कहाँ सेट होना चाहिए, वो लॉजिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर या बिलो। इट्स बेटर टू सेट इट बिलो, बिकॉज अगर ओपी के ऊपर आप सेट करोगे तो क्या फायदा यार, ऑलरेडी मार्केट में ओपी तो प्रिवेल कर ही रहा था। तो गवर्नमेंट को लगा ये बहुत ज्यादा प्राइस है जो हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक प्राइस सीलिंग सेट कर दिया कि गवर्नमेंट बोला कि हम एक मैक्सिमम प्राइस लिमिट दे रहे हैं, उससे ज्यादा तुम चार्ज नहीं कर सकता। सो इट्स ऑलवेज प्रॉफिटेबल कि हम उसके नीचे प्राइस सीलिंग सेट करें। ऊपर सेट करेंगे तो क्या फायदा हो, ऊपर सेट करेंगे तो सेलर को तो और फायदा हो जाएगा कि सेलर और ज्यादा चार्ज करने लगेगा, तो पर्पज ऑफ प्राइस सीलिंग विल गो वेन इन वेन। सो दैट इज वाई व्हाट हैपेंस कि प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे सेट होता है। बट इसके वजह से क्या होता है तुमको पता है, ऑफ कोर्स इसके वजह से क्या होता है, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो अगर मैं बोलूँ तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी मार्क कर दो, जो हो गया एक्सेस डिमांड, ओके। एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन से ओ क्यू जीरो से OQ1, ये पूरा सिचुएशन एक्सेस डिमांड का अराइज हो जाता है। एंड दैट इज वाई, तो जब एक्सेस डिमांड होता है तो सेलर के पास तीन ऑप्शन होता है, याद है, या सेलर अपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दे सकता है, ठीक है, अपना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पहले आया उसको पहले सामान दे दिया, या फिर सेलर क्या कर सकता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं, या राशनिंग, ये सब चीजें वो कर सकता है एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस होता है जो गवर्नमेंट सेट करता है फॉर द प्रोड्यूसर्स। तुमको पता है प्राइस सीलिंग जो होता है इट बेनिफिट्स कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, वो किसके बेनिफिट के लिए होता है, वो हमारे प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए सेट करता है। सपोज गवर्नमेंट ना को लग रहा है कि राइस बहुत कम प्राइस में फार्मर्स बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या किया, एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया। गवर्नमेंट बोला कि अगर तुम लोग 10 रुपया में बेच रहे हो पर केजी, नो, डोंट सेल इट एट 10, इट्स वेरी लेस, सेल इट एट 12, सेल इट एट 12। I am telling you, you have to sell it at 12 and people will have to buy it at 12. So that's the minimum support price which the government has said. Why? ताकि क्योंकि उस गवर्नमेंट को लग रहा है कि प्रोड्यूसर्स बेचारे को कम प्राइस मिल रहा है, they deserve more. So that is why गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए सेट कर दिया एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब हम लोग एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, अगेन वाई एक्सिस पे प्राइस। अगेन हम लोग हमेशा इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई कर्व बना लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम मार्क कर देंगे PQ। अब हम लोग जो इक्विलिब्रियम, अब इधर जो हम लोग MSP वाला या प्राइस फ्लोर वाला लाइन सेट करेंगे वो ऊपर सेट करेंगे। कहाँ सेट करेंगे, ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। दिस इज हमारा प्राइस फ्लोर, दिस इज प्राइस फ्लोर वाला लाइन P1। अब प्राइस फ्लोर के वजह से बट क्या होता है, ऑफ कोर्स प्राइस ऊपर हो जाता है तो सप्लायर्स के लिए अच्छा है, एक्सेस सप्लाई हो जाता है बट डिमांड कम हो जाता है। सो आपको एक्सेस सप्लाई FG नाम से मैंने मार्क किया, आपको ये मार्क करके दिखाना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू OQ0। अगेन ऑफ कोर्स उसके हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन में भी मार्किंग करना, एंड OQ1। So this was price flow which is set above the equilibrium price. Why? Because already गवर्नमेंट को लग रहा है कि कम प्राइस मिल रहा है सेलर्स को, तो ओपी तो मिल ही रहा है,
बट गवर्नमेंट को लग रहा है ये कम है, इसलिए गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा के सेट की। ठीक है, बट इसका कॉन्सिक्वेंस आपको पता है कि क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस से बफर स्टॉक होने लगता है। देयर इज बफर स्टॉक बिकॉज ऑफ दिस। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट खरीद लेता है फार्मर से और अपने पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वो स्टॉक मेंटेन करता है, इसी को बफर स्टॉक बोलते हैं। सो दैट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइस फ्लो। ओके, सो ये प्राइस फ्लो, प्राइस सीलिंग, लास्ट ईयर ना ये दोनों नहीं आया था, और उसके पिछले वाले साल एग्जाम में प्राइस सीलिंग आया था। हो सकता है कि आपको इस बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कुछ मिल जाए, क्वेश्चन हो ही सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से ये टॉपिक करना। And more or less this chapter is all about practicing graphs. So I have told you, I've explained you certain cases. Rest it's very much repetition, so that जो पार्ट हमने स्किप किया है वो पार्ट आप कवर कर सकते हो घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो guys, I just hope I was able to make concepts clear to you, right? Always remember to name the axis, because that's a very common mistake students do, and don't get confused between MP, MU, TP, TU. थोड़ा कामली एग्जाम में डायग्राम बनाना, पेंसिल से बनाना, स्केल यूज करना जहां जहां स्केल यूज कर सकते हो, कर्व्स को नेम करना मत भूलना, और जहां जहां डायग्राम्स दे सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम्स वहां वहां देना भी, because उसका मार्क्स मिलता है। ठीक। Yes, guys. So, okay, I wish you all the very best for your exams. Please rock it and एकदम calmly देना, and practice all the diagrams once again. आपको कोई भी doubt हो, and if